नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल चेयरमैन बात कर रहा हूँ, उमा शाह साहब। तो आज जो है ये मीटिंग लगाने का वजह ये है कि हर साल जो है 10 दिसंबर को हम जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। तो उसके लिए आज भी जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है बोल के आज जो है ये यहाँ पे हम सब जो हमारी टीम, हमारी फैमिली सब लोग हैं आज जमा हुए हैं। और आज के डेट आज जो है यहाँ जो लोग अच्छे काम एक साल में किए हुए हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। और जो सब यहाँ हमारे जज साहब, सलीम साहब आगे बैठे हुए हैं और सब लोग जो हैं मीडिया हैं और सब हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब जो है आए हुए हैं। हमको बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ आए हैं। और आज का दिन जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे बोल के मनाने के लिए हम लोग सब आए हैं, जुड़े हैं। बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है हमारी टीम, हम जब महीने में एक मीटिंग रखते हैं तो जो आदमी जो काम करे हैं वो बोलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम आज ये काम करके आए, ये महीने में ये काम करें, ये महीने में ये काम करें। तो वैसे जो काम अच्छे करे हुए हैं उनको जो है आज अवार्ड दिया जाएगा। और हमारे जो है जितने लोग इसमें, कई लोग जो है यूपी स्टेट से आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से, जो कि अभी और कुछ लोग आ गए और कुछ लोग आने वाले हैं, अभी टाइम है। और अभी हमारे जो है 1 से 2-3 जो है जज साहब आने वाले हैं अभी, क्योंकि थोड़ा जो है टाइम पहले 5, साढ़े 5 बजे जो है 6 बजे तक आएंगे, पहले बोले हुए हैं। तो इसके लिए जो है हम आप लोग को बहुत बहुत मुबारक जो कि आप लोग यहाँ आए हैं। और बहुत हम खुश नसीब हैं कि जो हमारे साथ जो है इतने हमारे दोस्त भाई जो जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ह्यूमन राइट्स है क्या चीज? ह्यूमन राइट्स तो बहुत कुछ है, बहुत जगह बनाए हुए हैं, बहुत कुछ। लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है सही इस्तेमाल करना, सही काम करना, सही जो जगह पे गलत होता है उसको सही करना। इंसानी हुकूक इसको बोलते हैं, इंसानी हुकूक, मानव हकलू, ह्यूमन राइट्स। ये तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू सब में बोलते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स में जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई भी जगह जो किसी को भी छोटी सी भी तकलीफ होती है, अगर ये हमारी टीम को अगर मालूम होता है कि इनको ये तकलीफ है, अगर कोई आके बोल रहा है कि भाई हमको ये तकलीफ है, तो फौरन जो है हमारी टीम जो है जाके उनको जो है उनकी तकलीफ को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, यानी जो पोजीशन रहता है, क्या करना चाहिए, पुलिस का मामला है और कुछ मामला है, कलेक्टर का मामला है, एमआरओ का मामला है या पुलिस का मामला है, क्यों जो जगह गलत होता है वो जगह हमारे ह्यूमन राइट्स की टीम जो है जब उनको मालूम होता है तो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में पुलिस स्टेशन में भी अगर चले गए तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि भाई ये ह्यूमन राइट्स वाले हैं, अभी कोई एमपी है, एमएलए है और कोई है पॉलिटिकल वाले हैं, और वो क्या करते हैं कि जो जिसकी गलती नहीं रहती उसके ऊपर केस बुक कर दो बोल देते हैं। तो जब उनके ऊपर केस बुक करते हो, पॉलिटिकल पावर से पुलिस वाले क्या रहते हैं, थोड़े अच्छे लोग रहते हैं जो कि नहीं ये गलत है, हम ऐसा केस बुक नहीं करेंगे बोलते हैं। और जो है कुछ ऐसे लोग रहते हैं, नहीं भाई कल के दिन हमको पॉलिटिकल की तरफ से जो है कुछ प्रॉब्लम होगा करके बोल के वो जो जिसकी गलती रहती है उसके ऊपर केस बुक कर देते हैं। तो हम जो है जब हमारे पास आके महीने में जो मीटिंग होती है और हमारे लोग को हम जो समझाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप जो है अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी आदमी अगर गलत हिसाब से उनको गलत केस बुक कर रहे हैं, अगर कोई बात है, तो आप जो है जाके जो इंस्पेक्टर साहब है, एसआई साहब, कोई भी रहने दो, उनसे जाके बात करिए। बात करने के बाद में अगर भाई ये जो है हमारे इंक्वायरी में ये सही है, ये हमारे इंक्वायरी में सही है, आप जो है सोच समझ के जो भी करना है करना, ये नहीं कि आपके दिल में आए जैसा जो है केस बुक कर देना, ये ठीक नहीं है। हम आपके पास आए हैं, हम ये ह्यूमन राइट्स में है, हम जा रहे हैं,
जो सही है वो आप जो है वो केस बुक करिए, इंसाफ करिए। अगर गलत आप करेंगे फिर हम आने के बाद में वो बात अलग हो जाएगी। तो ये लोग क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट रहने दो, कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, उनको राइट्स पूछने वाला होना चाहिए। राइट्स अगर पूछेंगे उनको तो वो राइट्स जो है करेक्ट हिसाब से काम करेंगे। अगर वो जो जाके नहीं पूछेंगे समझ लीजिए तो वो डरा के भेज देंगे, केस भी बुक कर देंगे और कुछ भी कर देंगे। तो इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी आके ह्यूमन राइट्स के तरफ से जो हमारी टीम है कहीं भी कोई भी जगह पे अगर जा रही है तो पहला सवाल जो है, जो आदमी का अपने पास केस लेके आया, जिसका प्रॉब्लम है वो अपने पास लेके आया, तो उससे पहले आपको एक लेटर लिखा लेना है कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका मुश्किल क्या है, वो हमको लिख के दीजिए। लिख के देने के बाद में खाली लिख के देते ही उसके ऊपर चले जाना नहीं है, उसको इंक्वायरी करना है, सही क्या है गलत क्या है। जब तक आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो गलत सही नहीं मालूम होएगा। तो ठीक है, आप लेटर दे दिए हैं, आप जाइए, 2 दिन के बाद आइए, हम जो भी है इसके बाद हम पूरा इंक्वायरी करके आपको फिर से हम जो है बातचीत करेंगे। तो 2 दिन का टाइम देके भेजना है। उसके बाद जो जिसके ऊपर रिपोर्ट लिखा गया है उनको बुलाना है। बुलाने से आते हैं, कई तरीके हैं बुलाने का। अच्छे से भाई आइए, यहाँ पे आपको जुलूम नहीं करने का है, आपके ऊपर केस बुक करना नहीं है। ये जगह जो है इंसाफ करने की जगह है। आप आने के बाद में यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ आपसे बातचीत करेंगे, आपका क्या तकलीफ है, सामने वाले का क्या तकलीफ है, ये दोनों जन का हम देखने के बाद में उसको क्या फैसला है वो करेंगे। तो आते हैं लोग ऐसे, एक तो नहीं, हम 20 साल से जो है हम ये सर्विस कर रहे हैं। 20 साल से जो है हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। करते करते जो है आज तक हम जो है इंडिया लेवल में कई स्टेट बोले तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, एपी स्टेट, तेलंगाना स्टेट, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ऊपर वाले का करम है, हर जगह जो है हमारी टीम अच्छा काम कर रही है और जिधर भी जा रहे हैं काम हो जा रहे हैं। काम किस लिए हो रहा है कि हमको ऊपर वाले का जो है दुआ करम सब है। क्योंकि जब हम किसी को भी जब आईडी कार्ड बना के देते हैं, उनको अपने फैमिली में शामिल करते हैं, तो फर्स्ट हमारा यह सवाल रहता है कि आप लोग गलत का साथ नहीं देना। आप लोग जो है गलत का साथ नहीं देना, सही का साथ देना, इंक्वायरी करना, उसके बाद जो सही है उसके लिए जिधर तक भी जाना हो, कहीं तक भी जाना हो तो हम जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। क्यों? ये पूरा इंडिया में जितने जगह हमारा ये टीम बना हुआ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अंदर जजेस भी जुड़े हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, रिटेयर जो है, और ऐसे कई लोग जो है ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। तो वो हम जब आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं तो हम लोग का सबका एक ही फैसला रहता है कि हम जो है किसी से डरना नहीं चाहिए। हमारे जो है बहुत लोग जो है बैठे हुए, बहुत लोग बात करने के लिए, फिर मैं बात करूंगा। सबका होने के बाद में बहुत कुछ बात करना बाकी है लेकिन टाइम नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम। Good evening. Basically, this Human Rights Council is work against crime and corruption, atrocities, illegalities, misappropriation of government post power, anywhere, anytime, any person, to protect them, poor and equal citizens in the hands of government. In this regard, this council is working against crime and corruption for social justice, as well as work in RTA. RTA means Right to Information Act 2005. It comes on 12 October 2005. बहुत सारे लोग अपने शासन के अंडर में जो भी काम कर रहे हैं, सबको सारे आईडी कार्ड दिया हुआ है, और जो पुराने लोग हैं उनका परफॉर्मेंस देख के उनको मान सम्मान भी करते हैं हर साल। इसी तरह से जो भी अपने संस्था में जुड़े हुए हैं, परिवार में आए हुए हैं, और एक बार आप सब लोगों के लिए और एक बार भाई
तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, बगैर किसी पैसे के बिना अपन काम कर रहे हैं। माली कार्ड गले में डालेंगे फिरने से भी कुछ नहीं होता, जेब में रखे फिरने से कुछ नहीं होता, पर्स पे रख लेंगे फिरने से कुछ नहीं होता। कि वर्क करके बताना है, अपन प्रूव करना है, तभी अपने को सोसाइटी में नाम आता है। हम देखते हैं एज ए मजिस्ट्रेट हम कई लोगों को जेल में भिजाए हुए हैं, कई पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कराए हुए भी हैं, क्योंकि स्पेशली ह्यूमन राइट्स वर्क्स अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन एंड पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन होता है। बहुत सारे पुलिस वाले रोज देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते, सिविल पुलिस होते या सीआरपीएफ वाले होते, हर जगह हम देखते तो इंटस्टिस होता है, ह्यूमन राइट्स का वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन करने के लिए क्या है, पब्लिक जो है ना बहुत परेशान होती है। खाली ट्रैफिक में जा रहे हैं, कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है तो लाइसेंस खींच देते हैं, उसके पास चाबी ले लेते हैं। व्हीकल रोकना, डिटेन करना उनको, फिर चाबी ले लेना, उनको कोई राइट्स नहीं। अगर कोई विदाउट हेलमेट है, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, यही उनके पास तो फाइन डाल सकते हैं। इस तरह से पुलिस वाले भी जो है ना ह्यूमन राइट्स कमेटी का मेंबर हूँ मैं, काउंसिल का मेंबर हूँ बोले तो बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या है, कानून को जानना है पहले, कानून क्या चीज है, आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है। बस इसी तरीके से सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में क्या है, अपने को कैसा उसको अपन मालूम करना है। आजकल सब लोगों के पास सेलफोन है, स्मार्टफोन है, हर चीज अपने को गूगल में मिल जाता है, चैट जीपीटी में मिल जाता है, अपने को हर चीज से अपन नॉलेज रख सकते हैं। क्योंकि अपने पास नॉलेज है तो आगे वाला कितना भी बड़ा ऑफिसर रहता वो अपने को, अगर अपनी गलती नहीं है तो वो बेटर, अगर वो गलती करते हैं तो शर्मिंदगी से वो लोग नीचे मुड़ डालें। उसी तरह से अपने को कानून के बारे में मालूम करना है, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है, अगले वाले को रिस्पेक्ट करना है। इंसान पैदा होते ही ह्यूमन राइट्स चालू हो जाते हैं, मरने तक, पैदा हुए से मरने तक राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसा है वैसा ह्यूमन राइट्स है, वो राइट्स को अपन बिलीव करना है, राइट्स को आगे बढ़ाना है। हर कोई इसी तरह काम करना है, खाली कार्ड लगाने के घूमने से नहीं पता, क्योंकि गरीब लोग अपने पास आते हैं, उनकी मदद करना है, अपन उनको सेव करना है, उनको किस तरह से प्रोटेक्शन लेना है शासन बताते हैं। और जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों का भी नंबर रहते साहब के पास, उसके बाद कोई सेवन अपने पास नंबर अवेलेबल रहता। आप लोग हमारा भी जो भी कंट्रीब्यूशन हम देने के लिए तैयार है, किस तरह से वर्क करना, कैसे कैसे करना, किस ऑफिस में किस तरह से जाना, एक एप्लीकेशन डालना है तो कैसे डालना, वो भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई के बारे में मालूम ही होगा बहुत सारे जन। आरटीआई सुने कोई? सुने सर? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अपन एक वाइट पेपर पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट। ये आरटीआई जो है ना, ग्राम पंचायत से लेकर आपको पार्लियामेंट ऑफिस तक, और गवर्नमेंट ऑफिसेस कम्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। लेकिन मोदी जी आर्टिकल 370 लाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई लागू हो गई। उस तरह से अपन एक व्हाइट पेपर पे सेक्शन 6 सब क्लास 1 के हिसाब से एक व्हाइट पेपर पे अपन कंसर्ट ऑफिसर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पीआईओ मीन्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सो एंड सो डिपार्टमेंट, उनको एक एप्लीकेशन देना है, सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन किस तरह का इंफॉर्मेशन होना है, क्लियर से लिखना है। अपन नीचे साइन करके अपन अपना नाम, सेल नंबर, एड्रेस देना। 6-1 एप्लीकेशन से डालने के बाद विद इन 30 डेज शेड्यूल टाइम, 30 डेज में वो लोग अपने को इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं। अगर वो लोग नहीं करे 30 डेज में, यू विल गो टू फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 19 सब क्लास 1 के हिसाब से अपन हायर अथॉरिटी। अगर कोई पुलिस स्टेशन में वहाँ का एसएचओ नहीं दे सकता, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पब्लिक डॉक्यूमेंट मिलता है। सपोज पुलिस स्टेशन में पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या रहता है, एफआईआर और चार्जशीट ही देते हैं लोग, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं ले सकते अपन। उसी तरह से फोरेंसिक लैब पे रिपोर्ट्स नहीं ले सकते, टॉप्सी रिपोर्ट पोस्टमार्टम का जो भी है वो नहीं ले सकते डायरेक्ट। वो छोड़ के अपन एफआईआर और चार्जशीट दो, अपन कंसल्ट एसएचओ से देंगे। अगर वो 30 डेज में नहीं देते हैं तो फर्स्ट अपील में अपन डीएसपी के पास जाते हैं। वहां पे भी अपने को इंसाफ नहीं मिला
We will go to second appeal under section right to sub class 3. इसी तरह से चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हैदराबाद नामपल्ली इंडिया मार्केट, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना है। अगर जाके दे नहीं सकते तो बाय रजिस्टर पोस्ट से भी अपन मंगा सकते हैं। जो भी फर्स्ट एप्लीकेशन जो 6-1 एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर वो ग्राम पंचायत लेवल का है तो फ्री ऑफ कास्ट आपको 30 डेज में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं मंडल साइज में, मंडल लेवल में है तो 5 रुपये कोर्ट फी लगाना है। अदरवाइज स्टेट वाइज ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होना है आपको, तो 10 रुपये कोर्ट फी लगाए तो लोग पूरा इन्फॉर्मेशन देते। अगर कोई ऑफिसर इन्फॉर्मेशन देने में गलती करता है, अपने एप्लीकेशन को मुट्ठी में डाल देता है, फेंक देता है, इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, 30 डेज हो जाता है, 40 डेज हो जाते हैं, जब क्या करना है अपन विल गो टू कंप्लेंट अगेंस्ट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 80 सब क्लास 1। 81 के हिसाब से अपन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और कमीशन को, मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन को अपन आपको कंप्लेंट करेंगे। वहां पे वो लोग कंसर्न अथॉरिटी वालों को बुलाएंगे या पीआईओ को बुलाएंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो या अपलेट अथॉरिटी हो, वो लोग को बुला के वो लोग को ठहरा करेंगे। जो अप्लीकेट है, गरीब आदमी है, जो एप्लीकेशन दिया हुआ, अपील करा हुआ है, तो बिठा के पूरा इंफॉर्मेशन उनको इमीडिएटली दी। इसी तरह से अगर कोई ऑफिसर इंफॉर्मेशन देने में पीछे आता है तो पर डे 250 रुपीज पेनल्टी है, अप टू 25,000 तक, 25,000 तक उनको फाइन है, पेनल्टी। तो ऐसा बहुत सारे काम करे हुए हैं लोग हमारे सामने बैठे हुए, निर्बल के भी बैठे हुए, आरटी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट सही है सर। बहुत सारे ऐसे कारनामे करे हुए हैं गाँव में, जो है ना वाटर 40,000 लीटर लिखा हुआ रहता, बिल भी 40,000 लीटर का बिल लेते, लेकिन कैपेसिटी 20,000 रहता, 20,000 लीटर। इसी तरह से जो है ना हर जगह अपने को धोखा हो रहा, हर जगह अपन मार खा रहे, गरीब आदमी और पीछा जा रहा है। अमीर आदमी तो खैर कैसे भी जी लेता, लेकिन गरीब लोगों की बहुत परेशानी होती है। वो लोग मांग नहीं सक रहे, पूछ नहीं सकता, पूछना है तो कैसा पूछना है, किसको पूछना है, किस तरह से पूछना है, ये तमाम चीजें हम लोग बताते हैं आपको। इसी तरह से अपने आगे बढ़ना है। जो भी ह्यूमन राइट्स का कार्ड है अपने पास, उसको विशेष कर देते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में मालूम, क्योंकि पुलिस का बाप है ह्यूमन राइट्स। इसलिए अपन किसी से डरने का नहीं है, किसी का आगे झुकना नहीं है। कब अपन सही है, अगर अपन लीगली अपन गलती नहीं करते हैं तो अपने को 100% राइट से किसी तरह भी अपन काम कर सकते हैं, कितने बड़े ऑफिसर को भी अपन चुका सकते हैं। और जो है ना इस ह्यूमन राइट्स को अपन मिसयूज तो करना नहीं है। साल जो है ना हर साल प्रोग्राम लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान आदर करते हैं, जो अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट देते हैं उनको जो है ना हिम्मत आजमाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हर साल भी कर रहे हैं। इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में हमको बुलाने के लिए और एक बार वन सेकंड थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग आप इसी तरह बुलाते रहिए, चार सारा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। Thank you sir for inspiring words. हमारे सलीम साहब, जज साहब, इनकी कितनी भी तारीफ करेंगे तो कम है। क्यों? हम 2 साल पहले ऐसे ही मीटिंग रखे थे। मीटिंग में जो है और जज साहब अभी आने वाले हैं और 2-3 जज साहब अभी आने वाले हैं, रास्ते में थोड़ा टाइम लगेगा और लोग भी आ रहे। लेकिन 2 साल पहले जो है हमारे सलीम साहब मीटिंग में मैं बुलाया था तो मैं रिटर्न हो गया हूँ, मैं घर में नहीं बैठ सकता। इसके लिए मैं आपके साथ में जो है जिनके काम करना चाहता हूँ, तो इनको हम नेशनल में अपने टीम में अपने ह्यूमन राइट्स में शामिल किए हुए हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। International Human Day for all and for your selfless service to this nation and as well as to the Telangana, Andhra Pradesh, all over the states here. And first of all, I don't know much about this human rights, but little bit I know due to my friend Munna. I call him Munna, I don't know. Okay, what's you call? Okay. All human rights is very special thing and is a part of our law to know everyone. So many of the people don't know what is human rights, what are the duties and what to do if they have got any corruption or any unfortunate crime on them.
So I request from on the stage to all of the members of this human rights have one session to all the colleges and higher colleges about the human rights. So by this, so everyone will come to know what to do after the getting into any another unfortunate crimes or any unfortunate things have happened to them. So approaching persons. So many of them don't know, and just they know only one thing is that dial 100. Dial 100 is good. I am not denying that. But after dialing 100 also, many of the things are not going according to right way. So to get into right way, so they should know the one more cell is there. That is human rights cell is there to protect the poor people. So I wish all the stage people here, dignitaries, to have one session to all the local colleges and all the remote and urban and rural to have one session on the human rights thing. So what to do after the apart from the syllabus and all the rules and regulations of things. Okay, thank you, and I wish you all the very best to all the University people also came, and some of the AP and some of our officers, those who have given us the time. Since the first time I came to HRC, Salim sir is my cousin, and I am working as now I am sitting for community district board. Tomorrow also we are having, so I told us come and see, because we are doing total social help for not only Zamban, Nanded, like Parphani, and last time we went to Bangalore also. Some of the most of the cases we are lifting. Those who are legally disabled, those who are below poverty line, people we are there. A lot of people they will approach us. The thing we are doing the legal help. The thing you are advocacy in HRC, but beyond the knowledge, you are getting more than the knowledge. People are approaching to you. People are not approaching to us because they want peace pass. That is the main thing. As I'm and all of this because they are done and they have given me thank you very much. माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू నీ నా తన మన కుల మత వర్గ భేదాలు లేని చాలా దూరం నుంచి వచ్చిన హ్యూమన్ రైట్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ దూరం నుంచి ఎంతో అభిమానంతో వచ్చి ఈ రాష్ట్రం నాది, ఈ దేశం నాది, ఈ రాజ్యాంగం నాది అని కన్నుకొని వచ్చి మా వందనం, अभिवंदनम, शुभाभिवंदनम, स्वागतम, सुस्वागतम। बहुत दूर से आए हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसलिए आए हैं कि ह्यूमन राइट का बर्थडे है, यानी आज के दिन जन्म लिया है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट क्या है? ये हमारा हक मानते हैं, तो इसलिए सर झुकाने की आदत हो गई है हमें, मगर सर उठा के हमारा हक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मांगना हमें नहीं आ रहा है। तो इसलिए हर साल हम याद दिलाने के लिए, हर साल हर इंसान को ह्यूमन वैल्यूज दिखाने के लिए आज ये ह्यूमन राइट्स डे के दिन आज जस्टिस ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस जो शाह साहब ने जो इतना इंतजाम करके तमाम लोगों को जो बुलाया है, ये काबिल तारीफ है। शाह साहब की हम जितना भी तारीफ करें कम है। हर इंसान आगे बढ़ना है, हर इंसान अपना मान के लेना है, अगर नहीं दिए तो छीन के लेना। ये हमें दिया हुआ नहीं, ये हमको कोई हमें से छीन नहीं सकता, ना कोई हमारे भारत से हमें कोई छीन नहीं सकता, ना कोई ये सरजमी से हमें कोई छीन नहीं सकता, ना कोई छीन सकता। ये हम तमाम लोगों की एक नियत है। जंग मैदान में
सर पे कफन बांध के, मैन में तलवार लेके सारे दुश्मनों का सर खत्म करने के लिए हम उतरे हुए। ये अल्लाह का नाम लेके, ये जो हमें हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेते हुए हम जो आगे आगे जो बढ़ रहे हैं, हमारे बहनों भाइयों, हमारे डिग्नेटरी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोगों को हम फिर एक बार मैं अपने हक के बारे में याद दिलाने के लिए मैं आप तमाम लोग आपके सामने मैं आया हूँ। आज शाह साहब के बुलावे पे मैं आया हूँ, मगर आज इतना खुशी है मुझे, आज खुशी का दिन इतना है कि आप लोग पूरा अपना अपना हक करने के लिए, देखने के लिए और लेने के लिए जो आगे आगे जो बड़े हैं, ये काबिल तारीफ है। हम तमाम लोगों के ह्यूमन वैल्यूज है, इंसान की वैल्यू क्या है, మానవ ధర్మమే మన ధ్యేయం, మానవ రూపమే మన దేవత రూపం. ఇది ఇక్కడ హిందువులు కూడా చాలా మంది ఉన్నట్టు ఉన్నారు. మీ అందరికి హిందీ అర్థం కావటం లేదేమో, అయినా నేను వస్తున్నాను తప్పకుండా. తెలుగు నాకు కూడా తెలుగు సరిగ్గా రాదు, అయినా ప్రయత్నిస్తున్నాను నేను. దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అనేది మనది. దేశాలు లేకుండా, భేదాలు లేకుండా ఈనాడు మన హక్కులు మనం అడగటానికి నడిపిస్తున్న ఏకైక సంస్థ అదే షా సోషల్ అండ్ జస్టిస్ అసోసియేషన్. ఇది ఎంతో మందికి ఆదరణ కల్పించి, ఎంతో మంది నిస్సహాయానికి సహాయం చేస్తూ, ఎంతో మందికి ఆడువారికి ఎంతో మందికి సహాయంగా అండగా నిలబడిన షా గారికి మేము ఎంత అభినందించినా తక్కువే. షా గారు నా తన మన కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా ముందుకు సాగించి ఈ మహిళను మా అందరూ మన వాళ్ళు, ఇక్కడ మాకు భేదాలు లేవు, వ్యత్యాసాలు లేవు అని ముందుకు వచ్చి ఇంతమంది కష్టపడి తన ఆరోగ్యం కూడా లెక్క చేయకుండా తన ఆరోగ్యానికి తన వాళ్ళకి అందరికీ త్యాగం చేస్తూ అందరి కోసమే ఈనాడు ఈ మహాసభని పెట్టిన షా గారికి మనం ఒకసారి మీ అందరూ मुस्लिम्स को यहाँ पर तेलुगु आते हैं बेटे? తెలుగు తల్లే కాదు, తెలుగు బంగ. బ్రదర్స్, మీ అందరికి ఒకటే మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏమంటే మన హక్కులను అడగతొచ్చినారు, అడగ చూసి మన అందరికి మన హక్కులు లేకుండా మనకి పిచ్చోడు చేసి మన రాజ్యాంగం ఇచ్చిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన మన రాజ్యాంగం ఈనాడు మట్టిలో కలుపుతూ ఆ రాజ్యాంగం కాదు, మానవ ధర్మం కాదు, ఈ విధంగా ముందుకు మనకి సాగాలనుకుంటున్నా సాగనివ్వకుండా మన అందరికి తెలివి తక్కువ వాళ్ళని అనిపించుకుంటూ మనం బతుకు కన్నా ఒక్కనాడు మన భారతీయులం అని గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు ఈనాడు. ఈ రోజు హ్యూమన్ రైట్స్ రోజు. దేశం ఏమంది, రాష్ట్రం ఏమంది, జిల్లా ఏమంది, దానికోసం మేము రాష్ట్రం కోసం ఏం చేశామని కాదు, రాష్ట్రం మనకేం చేసిందని కాదు, రాష్ట్రానికి చేసినాం, అంటూ మనందరికీ ముందుకి సాగించి మన అందరం మన హక్కు సాధించడానికి మనం ఎంతైనా మనం మాట్లాడినా పోరాడినా రాజ్యాంగం ప్రకారం, న్యాయం ప్రకారం, ధర్మం ప్రకారం, చట్టం ప్రకారం మనమందరం ఒకటే. కాబట్టి మన మానవుల హక్కుల ధర్మం ఎవరు నిశ్చయితాలు చేయకుండా మన హక్కుల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం అడుగుతూ ఎప్పుడప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విధంగా ఈనాడు జరుగుతున్న ఈ మహాసభ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నా, ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ నిరుద్యోగానికి ఉద్యోగం లేకపోయినా,
ఏ ఒక మా ఆడతల్లి మా ఆడబిడ్డలందరికీ ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా మనం అందరం ఒకటే అనేది మనం ఎప్పుడైతే మన మనసుల్లో ఉంటుందో ఆనాడే నిజమైన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినట్టు. ఆనాడు భారతదేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన మహనీయుల మనసుల్లో గుండెల్లో మనసుల్లో ఇదే మాట ఉండేది. మన అందరం ఒకటి, మన అందరం ముందుకు సాగాలి అనే ఉద్దేశమే మన అందరి ఒక్క ఊపిరి, మన శ్వాస. కాబట్టి మనం అందరం కలిసి మన రాజ్యాంగాన్ని బట్టి మన న్యాయం ధర్మం చట్టం లోబడి మన మానవ హక్కులను మనం సంప్రదించటమే మన యొక్క ధ్యేయం, ఉద్దేశం. మన భారతదేశంలో ఎంతో మంది కష్టాలు నష్టాలు నష్ట కష్టాలు పడుతూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కానీ తెలియకుండా పోలీసు అంటే భయం. పోలీసులు రాగానే ఒకవేళ భయపడేవాళ్ళు. ఎందుకండి భయపడటం? మనకి రాజ్యాంగ హక్కు ఉంది. మన పోలీసులు అంటే ఎందుకు భయం? మనల్ని చూసి పోలీసులు భయపడాలి. ప్రభుత్వానికి మేము లోబడే ఉండాలి. కానీ ప్రభుత్వానికి అడిగే హక్కు మనకు ఉంది. అదే మీ అందరి ముందు నేను ఈ మాట చెప్తున్నాను. మనం ఏ ఆడతల్లి అయినా, ఆడబిడ్డ అయినా, కూతురు ఎవరైనా సరే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే సరైన మర్యాద దొరుకుతున్నదా? లేదే. ఎక్కడైనా దొరికిందా ఇప్పుడు దాకా? లేదే. సరి అయిన దొరికిందా? అది లేదే. మనం పోలీసులకి మనం అడిగే విధానంగా వెళ్ళి అర్జీ పెట్టుకుంటూ మనం అయ్యా బాబు అని చెప్పుకున్నా ఒరే అనే మాటలు వింటామే తప్ప, ఏం సార్ రండి మీరు వచ్చారు, మీ ఏ ఆపదలో వచ్చారు, మీ కష్టం మేము నెరవేర్చడానికి మేము కూర్చొని ఉన్నాము, మేము రక్షక భటులము. రక్షక భటులం మేము అంటే పోలీసులకి రక్షక భటులు అంటారు, కానీ రక్షక భటులము కాదు. అర్థం కాదు. రక్షక భటులమే కానీ రక్షక భటులు అంటే వాడు అర్థమైందంటే తెలుగు వాళ్ళు. రక్షక భటులు కాదు, రక్షక భటులు. మనిషి మర్యాద ఇచ్చి ఆడవాళ్ళకి కానీ మగవాళ్ళకి కానీ పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ వీళ్ళందరికీ కంప్లీట్ గా వచ్చి వాళ్ళందరికీ వచ్చి ఏం కావాలి బాబు, ఏం కావాలి నాయన, నీకు ఎటువంటి అన్యాయం జరిగింది, న్యాయం చేయడానికి మేము అందరం ఉన్నాం ఇక్కడ, ఏం కంగారు పడిన అవసరం లేదని ఒక ఆడకూతురికి ఓదార్పుగా ఏమన్నా పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పాడా? లే. తన ప్రౌడ్ గా తను ఉంటాడు. సరే మీరు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, కలెక్టర్ మీరు చేస్తారా? కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గర, జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్డీఓ దగ్గర, ఆర్డీఓ తహసీల్దార్ దగ్గర తీసుకెళ్లి ఆఖరి లాస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే మీకు ఎటువంటి అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయో మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మానవుల హక్కు, మానవ ధర్మపు హక్కు, హ్యూమన్ రైట్, మనం చేస్తున్న సత్యం మన లెవెల్లో మనం మాట్లాడి, అందుకనే న్యాయం ధర్మం న్యాయస్థానాలు న్యాయవాదులు న్యాయస్థానాలు ఇంకా బతికి ఉన్నాయి. న్యాయం పైన అంత నమ్మకం ఉంది ప్రజలందరూ. ఎక్కడ జరగని న్యాయం, ఎక్కడ జరగని నష్టం అక్కడ జరుగుతుంటే న్యాయం ముందు వచ్చి న్యాయస్థానం ముందు జడ్జి గారు మాకు ఈ న్యాయం చేయండి, మాకు ఇలా అన్యాయం జరిగింది అంటే ఆ న్యాయస్థానం ఎటువంటి న్యాయం ఇస్తారో మీ అందరికీ తెలుసు. తప్పకుండా ఇస్తుంది, మంచిగా చేస్తుంది. అది చిన్న కోర్టుల దగ్గర నుంచి పెద్ద కోర్టుల వరకు అదే న్యాయం దొరుకుతూ ఉంటారు. అది ఉంది కాబట్టి మానవుల్లో కొంచెం ప్రేమ, అనురాగ బంధ సంబంధాలతో కూడిన శాస్త్ర బంధమే న్యాయ శాస్త్ర బంధం. కాబట్టి మనం లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి. మనం ఎవరి బాబులకు కూడా మనం లొంగకుండా, బెంగకుండా, భయపడకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈనాడు మగవాళ్లే కాదు,
ఆడవాళ్ళలో కూడా ఎంతో అభిమానం చూస్తున్నాను. ప్రజా సేవకులుగా మేము సేవ చేస్తాము అని ముందుకు వచ్చి వీళ్ళందరూ మహిళలు ఉన్నారే, వీళ్ళందరికీ మా మనస్ఫూర్తి మేము నమస్కరిస్తున్నాను. అటువంటిది తను डॉक्टर अस्मा तमाम काम में पूरे बाजू में रख के जिसने जो भी लेडीज को जितने भी कोई भी कुछ मदद करने के लिए आगे बढ़ के डॉक्टर अस्मा स्टेट के सेक्रेटरी है और इन्होंने आगे बढ़ के ह्यूमन राइट्स में आगे क्या होना बोलिए, मैं बोलूंगा मैं कराऊंगी इस तरीके से कई हजारों लड़कियों को कई हजारों वुमेन्स को औरतों के लिए मददगार बनी हुई है डॉक्टर अस्मा। हम उनको भी हम बहुत मुबारकबाद बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, हम लोग पूरे एक होना चाहिए। हमारे खून में एक जो इंसाफ का जो है, जो हमारे जिस्म में भागते हुआ మన రక్తంలో మన దేహంలో శుద్ధ ఒక్కొక్క అణువులో నుంచి ఒకే పిలుపు వస్తుంది. మన దేశం, నా దేశం పిలుస్తుందిరా, నా భారతదేశం పిలుస్తుందిరా. నా భారతదేశంలో భారత రాజ్యాంగం ఉంది. భారత రాజ్యాంగంలో నీ హక్కు ఉంది, ఉపయోగించు అని ఏలెత్తి చూపిస్తున్నదే న్యాయ శాస్త్రం, న్యాయ ధర్మం చట్టం. हम लोग एक दूसरों को प्यार मोहब्बत से एक तरह हम लोग प्यार मोहब्बत करते हुए मददगार बनना है एक दूसरों के को। यही ये शाह जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स का एक उसूल है। हम उसके लिए हम शाह साहब को दिली से मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ। हर इंसान यहाँ पर आए हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पर जो आए हुए हैं, जो दिल से जो आए हुए हैं, जो एक दूसरों के लिए मदद करते हैं हम लोग, वो प्रूव करने के लिए आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये काबिल तारीफ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने भाइयों बहनों और इतने बच्चे और इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन तमाम लोग काम छोड़ के अपना वक्त निकालते हुए आए हुए किस लिए आए हैं? एक दूसरों को मदद करने का नियत है। एक दूसरों को मदद करने की नियत से यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए मैं बोला नीना तना मना कुला मत वर्ग बेदारू लेहू मुंडा बहुत। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई एक सबक है। ये सबक से हम लोग हमारे हिंदुस्तान में हमारे राइट्स क्या है, हमारे हक क्या है, हम मांगना, अगर नहीं मांगे तो हम छीन के ले सकते हैं। ये भी हक दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई नहीं दिए तो पूछो, हमें क्यों नहीं? हमारा हक हम सर उठा के पूछना है, सर उठा के मांगना है। हम भीख नहीं मांगते सर झुका के, हमारा हक मांगते हैं हम। अगर हक के लिए मांगते वक्त अगर कोई आए तो हम, अगर कोई पुलिस वाला अगर कोई कुछ नखरे करे तो उनके अपर ऑफिसर से बात करना है। अगर उनके अपर ऑफिसर भी अगर नहीं करे तो डायरेक्ट कोर्ट को आना है। कोर्ट को आके वहाँ पर अपने क्या कष्ट क्या हुआ वो मालूम कराना चाहिए। यही हमारी दुआ है कि आप लोग पूरे तमाम इकट्ठा होके आप तमाम एक ही नियत रखना कि हेल्प देम दोज हु आर हेल्पलेस। हम एक दूसरों की मददगार बनना है, हम एक दूसरों की ताकत बनना है, हम एक दूसरों का भाई बनना है, हम एक दूसरों की बहन बनना है। यही हमारी राज्य का, हमारे हिंदुस्तान का आइन हमें सिखा रहा है। वही आइन को हम लोग हमारा हक समझ के हम पूछना गलत बात नहीं है। कानून के दायरे में रह के हम हर काम कर सकते, हम हर काम पूछ सकते हैं। यही जो सोशल जस्टिस का ये हमारा एक नियम है। ये नियम को आगे बढ़ाते हुए शाह साहब हमारे बहुत ही बेचारे ऊपर से नीचे से आजू बाजू से हर चीज से किसी से बगैर पैसों के पैसे न लेके हम लोगों को मदद करते अपनी जिंदगी बहुत दाव पे लगा दिए हैं। क्या मैं भी पूछा था, अरे भाई तुम्हारे को क्या फायदा हो रहा? करो
करो मदद करो, मगर क्या फायदा हो रहा तुम्हारे को, क्या है? मैं पूछा तो नहीं भाई ये फायदे के लिए नहीं, मुझे फायदा यहाँ नहीं, सबसे बड़ा फायदा मैं वहाँ लूंगा। वो है साहब और उनकी बेटी कस्मा भी और उनके बच्चे भी, उनके पूरे घर में यही आवाज है उनकी कि हमें यहाँ दुनिया में कुछ नहीं होना, हमें जो भी होना आखिरत में वहाँ पर होना। वाह सुभान अल्लाह। तो ఈ మాటలు అర్థమవుతున్నాము. దీని అర్థం ఏమంటే ముసట భగవంతుడు రాసిన రాత భక్తుల పూజలకు లొంగి రాసిన రాతను మార్చే హక్కు ఒక దైవ శక్తికే ఉంటది కానీ మానవత్వానికి ఉండదు కాదని ప్రూవ్ చేసిన మహానీయుడు శాసనగ్రంథం. तो आज आप लोगों को देख के मैं बेहद खुशी हो रही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు మీ అందరికీ చూస్తూ ఈనాడు నాకు నిజంగా పండగలాగా ఉంది కానీ ఈ అసోసియేషన్కి ఈ హ్యూమన్ రైట్స్కి ఇలాగనే ముందు తీసి న్యాయం చేయాలి ఒకళ్ళొకళ్ళు రాగ అనురాగ బంధ సంబంధాలతో కూడిన ఈ స్నేహ బంధమే ఈ మా మానవ బంధం ఈ మానవ బంధం ఇలాగనే శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలని భగవంతుడిని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ये आज जो है बादशाह नवाज खान साहब जज साहब जो है ये जो भी ये बोलने से ज्यादा पेन को इस्तेमाल करते हैं और ये जब से शाह सोशल जस्टिस ఎప్పటి నుంచి షా సోషల్ జస్టిస్ స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి బాషా నవాజ్ ఖాన్ సాహెబ్ జడ్ సాహెబ్ మనకు ఒక ధైర్యం ఇచ్చారు. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఇండియా లెవెల్లో ఎప్పుడు ఎవరికి కష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చిందంటే మీతో మెంబర్స్తో స్టేట్ వాళ్ళతో పని కాలేకుంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను ఇండియా లెవెల్లో ఎక్కడైనా చేసి పెడతాను. ఇతను బాషా నవాజ్ ఖాన్ సాబ్ మనకు ధైర్యం ఇచ్చినారు, మన పార్టీ ఉన్నారు, మన శాశ్వత జస్టిస్ లో ఉన్నారు. ఎనీ టైం ఏ ప్రాబ్లం వస్తే నేను దానికి ఉంటానని చెప్పి మా జడ్ సాబ్ బాషా నవాజ్ ఖాన్ సాబ్ ఎప్పుడైనా హెల్ప్ ఉంటారు. మీరందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. Greetings, most respected dignitaries on and off the dais. Well and truly honored to be here. मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए. इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा. आप जब बात कर रहे थे एक चीज़ एक बहुत अच्छा चीज़ एक बोले कि एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे को मदद करते करते सबको ऊपर आना है. तो इससे एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ. जब मैं सर्विसेज में आया बहुत साल पहले, तो 17 साल हो गया है, तो मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई. जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो जब मैं प्रिपरेशन में था मैं क्या क्या डिफिकल्टीज मैंने फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम थी. तो मैंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, माय फैमिली वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. तो मुझे पता है कि डिफिकल्टीज क्या होते हैं जब लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करना है या फिर कुछ बनना है. तो क्या क्या प्रॉब्लम, तो मैं किसी और को वो प्रॉब्लम से मैं देखना नहीं चाह रहा था. तो मैं क्या किया, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गया. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या करता है, ये SC ST BC माइनॉरिटी जो भी हैं, जो पोअर लोग हैं, उनको वो सपोर्ट करती है. कोचिंग सेंटर्स फ्री में देती है और उनका फूड और रहने का वो सब देखभाल करती है. तो तब सोशल वेलफेयर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, next stage. Yeah, please, everybody. Sir, he was the principal secretary, social welfare department.
मैं सेक्रेटेरिएट गया, उनके पास गया, सर मैं कुछ करना चाहता हूँ फॉर द पोर स्टूडेंट्स, मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ये स्टडी सर्किल है जो गवर्नमेंट चलाती है, आप वहाँ पे जाओ, आप उनको गाइडेंस दो, आप कैसे स्ट्रगल करके कैसे ऊपर आए, उनको अच्छा लगेगा। तो मैं वहाँ पे गया, 200-300 लोग बच्चे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मैं वहाँ पे गया, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना है, कहाँ पे कोचिंग अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा नोटिफिकेशन के लिए क्या पढ़ना है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कौन सा नोटिफिकेशन में क्या कट ऑफ होता है, कितना प्रिपेयर करना है, वो सब मैं उनको समझाया। फिर मैं जाते जाते उनसे ये बोला कि आप में से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो पर्सनली और व्हाटएवर, तो आई विल हेल्प। तो मैं भाई वो कह के मैं चला गया। 2 दिन के बाद एक बच्चे का फोन आता है, सर आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, लेकिन मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं या तो हॉस्टल का फीस भर सकता हूँ या फिर कोचिंग का फीस भर सकता हूँ, इतना ही पैसे हैं, आप मुझे हेल्प कर सकते हो। मैं उसको बोला, तब मैं आई वाज नॉट मैरिड, तब मैं शादी नहीं हुई थी, मैं अकेला था, घर में बहुत बड़ा घर था, गवर्नमेंट के सब काम वाले भी थे। तो मैं उस बच्चे को बोला, आप आके मेरे साथ मेरे घर पे रहो। तो 4 महीने तक मेरे घर पे रहा। मैं उनको एक कमरा दे दिया, आप इस कमरे में रहो, आपका काम है टाइम पे बाहर आके खाना है, तो रूम में जाके पढ़ना है। तो 4 महीने तक वो मेरे कमरे में था, मेरे घर में था। 4 महीने के बाद उसको SBI में प्रोफेशनल ऑफिसर का जॉब मिला। अभी वो DGM रैंक में है, कहीं वेलूर वेस्ट गोदावरी में। तो 4 महीने के बाद वो जाते जाते 3 और लोगों को बोल के गया कि एक सर है जो हेल्प करते हैं। तो तीनों लोग मुझे कॉल करे, तीन लोग मुझे कॉल करे। मैं बोला, आप 3 दिन मेरे साथ रह सकते हो, आप कोचिंग का फीस भरो, तीनों मेरे साथ रहो। तो 3 लोग मेरे साथ रहे 6 महीने तक। उसमें से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बना, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर बना, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तीनों को जॉब है। फिर तब तक सबको पता चल गया, सबको ये पता चल गया था कि एक सर है जो सबको हेल्प करते हैं। तो 1 से शुरू हुआ है, अब 50 हो गया है इस साल। हर साल सबको, क्योंकि उनको हर वीक इस वीक किसको हेल्प किया, किसको हॉस्टल फीस पे किए हैं, किसको बुक्स खरीद के दिए हैं, किसको कोचिंग फीस पे किए, और किसका सिलेक्शन हुआ है, सब लिस्ट मुन्ना को आकर रहता है। और इस साल 10 साल के बाद ग्रुप 1 सिलेक्शन हुआ है ना, 32 लोग का सिलेक्शन हुआ है। 5 डिप्टी कलेक्टर से 6-7 DSP CTO सब मिला के। हम लोगों का कुछ दिन पहले एक ग्रैंड डिनर भी हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोर्टिंग ईच अदर मीन्स, ऐसे नहीं है कि आप मतलब वन मैन कैन नॉट सपोर्ट एवरीबॉडी, लेकिन अगर आप एक बंदे को सपोर्ट कर सकते हो, इट इज इनफ। और यू एक्सपेक्ट दैट गाय टू हेल्प समवन एल्स एंड द चेन विल कंटिन्यू। दैट इज व्हाट यू नो रेस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अगर आप किसी इंसान को रेस्पेक्ट करते हो, ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हो, तो आपके साथ, आप जब ऊपर आ रहे हो तो आपके साथ एक और को ऊपर लेके आओ। जब कोविड के टाइम में क्या हुआ था, ऐसे नहीं कि मैं सबको हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब एवरीबॉडी कैन नॉट हेल्प एवरीबॉडी, लेकिन एवरीबॉडी कैन हेल्प समबॉडी समवेयर इन सम फॉर्म। कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के पास जॉब नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सब लोग बीमार हो गए थे, तो प्लाज्मा चाहिए था। मैं 5 बार में प्लाज्मा डोनेट किया। उसमें 10 लोगों का हेल्प हुआ। एक रतन टाटा जी हैं, वो प्लाज्मा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो 1500 करोड़ दिए फॉर प्लाज्मा, पर कोविड, टू बैटल कोविड। मतलब हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। जो मैं कर सका वो मैं किया, जो रतन टाटा जी कर सके वो कर। इट इज लाइक दैट।
ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही हेल्प कर सकते हैं, और जिसके पास, मैं एक छोटा सा किस्सा बता के आपको मैं क्लोज करता हूँ। कोविड के टाइम में मुझे एक कॉल आया कि एक हस्बैंड वाइफ, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, हस्बैंड का वो ड्राइवर ड्यूटी था, कोविड की वजह से उनका ड्राइवर ड्यूटी चला गया। तो बाहर चले बोला तो कोविड की वजह से वो ड्राइवर का ड्यूटी चला गया। तो मुझे किसी ने कॉल किया, सर एक हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा है, उनको ग्रोसरीज के लिए पैसा नहीं है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? तो मैं बोला ठीक है, आप मुझे क्या क्या चाहिए लिस्ट दे दो, मैं पैसा दे देता हूँ, आप खरीद लो। बात यह है कि कोई खरीदने वाला भी नहीं है सर, क्योंकि उस टाइम में किसी को कहीं जाना है तो सब लोग डर रहे थे। तो मैं बोला ठीक है, मैं वैसे भी खाली हूँ, मैं कर देता हूँ, लिस्ट मुझे भेजो। लिस्ट मेरे पास आया, मैं शॉप के पास गया और मैं पूरा लिस्ट खरीदा। खरीदने के बाद कॉल किया, मैं खरीद के मेरे पास है, कोई आके ले सकता है? तो बोले थे बात ये कि कोई लेकर जाके देने वाला भी नहीं है। तो मैं सोचा ठीक है, मैं खुद लेके जाऊंगा। तो मेरे पास गाड़ी थी, ड्राइवर नहीं था, मेरे पास गाड़ी थी, मैं ठीक है, मैं अपने गाड़ी के डिक्की में पूरा सामान रखा। मैं उनको ड्राइवर, मेरी छोटी बच्ची वो मेरे साथ आना चाह रही थी। तो मैं उनको बताया, हम दोनों गए, कोंडापुर में उनका घर था। मैं कोंडापुर पहुंचा और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, मैं आपके घर के पास आया हूँ, आप जो मांगे थे वो सब ग्रोसरीज लेके आया हूँ। तो फोन में उठा रहा था। अरे मैं इतना स्ट्रगल करके, इतना वो पेन लेके, इतना टाइम बिता के पूरा ग्रोसरी शॉप जाके खरीद के वो सब लेके आया हूँ आपके घर तक, आप फोन में उठा रहे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं देखा कि वो अपार्टमेंट नीचे बेसमेंट था, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उनका घर था। मैं नीचे बेसमेंट गया, बेसमेंट में वॉचमैन था। मैं वॉचमैन से बोला, ये जो रहते हैं ना, इनके लिए मैं ग्रोसरीज लेके आया हूँ। तो उसने बोला ठीक है सर, वो सेकंड फ्लोर में रहते हैं। तो मैं वॉचमैन को दिया, आप उनको दे दो। तो बोले कि मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी हूँ, मैं ये सब नहीं करता हूँ। तो मैं सोचा ठीक है, अब यहाँ तक आया हूँ तो मैं खुद वो 2 पैकेट लेके, लिफ्ट भी नहीं था, मैं 2 फ्लोर चेक के ग्रोसरीज लेके गया। ऊपर दरवाजा नॉक किया तो एक लेडी आई। तो मैं उनसे बोला, आप ग्रोसरीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना? हाँ सर, मैं ग्रोसरीज लेके आया हूँ। मैं उनको ग्रोसरीज दिया। एक छोटा बच्चा भी था, तो मैं उनके लिए बिस्किट और चॉकलेट भी लेके गया था। फिर मैं उनसे बोला, मैं उतना कष्ट करके, इतना पेन लेके आपके लिए ग्रोसरीज और सब लेके दूर से आया हूँ, लेकिन आपके हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे हैं, अच्छा नहीं है, मैं बोला। तो बाद में वो औरत मुझसे बोलती है कि हस्बैंड एक हॉस्पिटल गया है, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको ब्लड चाहिए था, ये डोनेट करने गया था। अब सोचो, उसके पास पैसा नहीं था, जॉब नहीं था, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, लेकिन बॉडी में ब्लड था जो किसी को डोनेट कर सकता था। तो वो काम या ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं है कि फिर तब मुझे वो सामने मुझे आई फेल्ट वेरी स्मॉल माई सेल्फ। मैं खुद को, अरे मैं कितना छोटा हूँ उनके सामने। मुझे ऐसा लगा कि ही हेल्प्ड वन प्रेग्नेंट वुमन, एक्चुअली 2 जो पेट में है और द वुमन, कितना बड़ा अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी इन अ पोजीशन और आपके पास पैसा हो हेल्प करने के। व्हाटएवर, wherever you are up, you can help someone come up in life. That is what is respecting the other human being and his rights to lead a normal life. आप में से कोई भी कहीं पे भी कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको कुछ भी डिफिकल्टी है, कुछ कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना है, किसी को बुक्स चाहिए, कोई हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का फीस भरना है, कोई मेस फीस भरना चाह रहे हैं, तो मेरा नंबर इनके पास है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इनको ये जानते हैं कि मैं करता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट बोस्टिंग,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समवेयर किसी को हेल्प हो जाए, आई विल बी हैप्पी। अगर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल चला रहे होंगे, तो स्कूल में भी इफ यू इन्वाइट आई विल कम, आई विल गिव गाइडेंस एंड यू नो सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू द किड्स, जो अगर इफ दे वांट टू बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द फ्यूचर। अगर ऐसा हुआ था, एक लास्ट चीज एक बोलता हूँ, एक बार मुझे दुबई से एक कॉल आया, कोई शेख थे, वो हैदराबाद से थे, लेकिन बहुत साल पहले दुबई जाके वहाँ पे सेटल हो गए, लेकिन अपने लोगों के लिए वो कुछ करना चाह रहे थे। तो किसी ने मुझे अप्रोच किया, सर एक है वहाँ पे जो अपने लोगों के लिए यहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, आपको उनको गाइडेंस देना है, लेकिन लिमिटेड पैसा है, ज़्यादा नहीं, तो मैं आई कम फॉर फ्री, मैं आके मैं गाइडेंस दूंगा। 1-2 महीने की बात ही, तब सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया हुआ था, 3 महीने का टाइम था, उससे ज़्यादा भी नहीं था। एक मेहदीपट्टनम में एक स्कूल है, आपको पता नहीं अभी है कि नहीं, एक सफदरिया बोल के एक हाँ एक स्कूल ना सफदरिया, हाँ या वो गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, स्कूल रूम्स को किसी और को रेंट पे देते हैं, वो रेंट के पैसे से उनका सैलरी वो सब। तो वो दुबई का जो बंदा है, यहाँ पे कोई और थे तो हेल्प कर रहे थे, तो उस स्कूल में वहाँ पे क्लासरूम था, और मैं वहाँ जाके 3 महीने बहुत लोगों को मैं वहाँ पे पढ़ाया, गाइडेंस दिया। मेरा एक दोस्त भी था, मैं उनको भी लेके गया। 3 महीने के बाद एक नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का तो क्या था, उसके बाद पता नहीं है कहाँ पे कौन है, क्या से कौन सेलेक्ट हुआ है, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। बहुत साल के बाद एक बार मेरे फ़ोन पे एक कॉल आया, ट्रू कॉलर पे पता चल रहा था व्हाइट कॉलर क्राइम डिपार्टमेंट। मैं सोचा व्हाइट कॉलर क्राइम डिपार्टमेंट वाले मुझे क्यों कॉल करेंगे, वैसे मैं हर कॉल उठाता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उठाया, वहाँ पे एक आवाज़ आई, सर गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? मैं बोला आप कौन? सर मैं खाजा। खाजा कौन? सर याद है आप सफदरिया में मुझे पढ़ाने आए थे, गाइडेंस देने आए थे, आप मेरे लिए बुक्स भी खरीद के दिए थे। हाँ हाँ बोलो सर, अब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ व्हाइट कॉलर क्राइम डिपार्टमेंट। फिर उसने बताया एक जबीर मोहम्मद जो कांस्टेबल बने, एक और 2-3 और बंदे थे जो कांस्टेबल बने। आई फेल्ट सो हैप्पी। फिर मैं उनसे एक ही बोला, सर आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। बोले थे यू हेल्प 10 other people, that is the biggest thanks you can give to me. एक बार हम लोग चांदीनगर के पास भी एक ऐसा ही एक सेशन हुआ था, वहाँ पे मैं 40 लोग थे, मैं गाइडेंस देने गया था। एक लड़की थी फौजिया, तब एक नोटिफिकेशन निकला था, एक ही बार निकला था जब तेलंगाना गवर्नमेंट में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। आपको पता है ना, तेलंगाना में उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज। जब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बना, एक नोटिफिकेशन निकला था उर्दू ऑफिसर, जो ग्रुप 1 का कैडर में, एक ग्रुप 2 के कैडर में, तो वहाँ पे वो नोटिफिकेशन निकला था, उसके लिए मैं वहाँ पे गाइडेंस देने गया। तो वहाँ से एक फौजिया वहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ है, और उनको ये भी पता नहीं था कि सैलरी में बेसिक, सर ये सैलरी का कुछ मेरे पास ये लिस्ट दी है, उसमें पता चल रहा है कि 80,000 बेसिक है, और HR है कुछ ऐसा 1,20,000 सैलरी आ रहा है, इसमें क्या क्या है, उनको ये भी पता नहीं था। लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, तो बोले सर आप जो बोले मैं वही पढ़ के गई हूँ और मुझे सिलेक्शन हुआ है। और उनका पोस्टिंग कहाँ है पता है? फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे होता? मोहम्मद अली के साथ के अंदर डायरेक्टली। तब he was the deputy CM then, फर्स्ट टर्म में डेप्यूटी CM then, डायरेक्ट सेक्रेटेरिएट पे मोहम्मद अली के साथ जब मैं गया, आई वेंट टू सेक्रेटेरिएट, और वो प्राउडली इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे साहब थे जो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये हेल्प की, इनके वजह से मैं आई फेल्ट सो हैप्पी। फिर उनका सेकेंड टाइम में मोहम्मद अली साहब होम मिनिस्टर बने, सेकेंड टर्म ना, तो उनको वो रिपीट करने चाह रहे थे, बट अभी 2 साल हो गया सर आपके अंदर, सो ही वेंट अंडर मल्ला रेड्डी साहब, तो इट्स ए वेरी गुड पोस्ट एंड सो। और उनके 2-3 बच्चे भी थे, और सेक्रेटरी में उनको सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज के लिए वहीं पे स्कूल भी होता है, आपको पता है?
तो वहीं पे बच्चे पढ़ते थे एंड वहीं पे वो काम करते थे. So happy to help and support. Actually, ऐसा ही I expect everybody to over whatever position, wherever you are, best happiness is in helping others. There is nothing more satisfaction than that. Because that is what Nagaland human rights is all about. Once again, I thank you for the time, or I thank Saab and Munna especially for inviting me here. You can take my number from him if anybody wants to be in touch. I'm always happy to hear from you all. I'm always happy to help. Whatever it is, you can bring up. Thank you so much. ఇంత గట్టిగా ఫంక్షన్ చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నామన్నా ఒక ఆందోళన ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నామనిపిస్తుంది, గట్టిగా మాట్లాడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నామనిపిస్తుంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జిల్లాలో పెట్టిన వాడిని చిన్నప్పటి నుంచి అంబేద్కర్ ఉద్యమాల్లో జరిగిన వాడిని నేను ఆశ్చర్యపడుతున్నాను. అభినందనలు ఎప్పుడైతే సార్ మొన్న ఫోన్ పే చెప్పాను మీటింగ్ కూర్చొని చెప్పాలి. ఆడియన్స్ ఎవరు ఉండట్లేదు, ఎవరు బతుకుతో బిజీగా ఉంటారు. కానీ ఇటువంటి మీటింగ్ ఇంతగా అభినందించడం తప్పదు. ముఖ్యంగా హ్యూమన్ రైట్స్ డే కదా ఈరోజు. హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్స్లో హ్యూమన్ రైట్స్ కేసు ఎందుకు లేవు? హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ డిస్ట్రిక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కానీ ఒక్క కేసు కూడా లేదు హ్యూమన్ రైట్స్ కోసం. ఎందుకు లేదు? గవర్నమెంట్ లాయర్సే ఉన్నట్టున్నారండి. హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టులో హ్యూమన్ రైట్స్ కేసు ఎందుకు లేదు? ఎందుకు లేదు? ఎందుకే ఏదో పండుగ చేసుకున్నట్టు చేసుకునే మీటింగ్ నేను జనరల్ పోను. ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఒక సొల్యూషన్ మనం పోగలిగితే డిస్ట్రిక్ట్ భీమానారాయణ గారు డిస్ట్రిక్ట్ ఫార్మర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లీజ్ కమాండర్ పీపుల్ హ్యావ్ ప్రిజర్వ్. Thank you very much. And now requesting to our honorable chairman Khan Muhammad Basha Khan sir to honor our judge. Khan Muhammad Basha Khan sir, please honor Bhima Narayan Garu sir. And again I'm requesting to you, our beloved chairperson Muhammad Shah Sheikh sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. And now I would like to call in sir and have MP Raju sir, please come on down and have seat. లాస్ట్ జస్టిస్ అన్నది ఎప్పుడో రాంగ్గా స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అట్లాగే మనకి రకరకాల చట్టాలు వచ్చాయి కానీ అందులో జరిగేది ఏమి లేదు. హ్యూమన్ రైట్స్ ఎందుకు ఉంటే అది కింద పిఆర్సీ అవ్వాలి, పిఆర్సీ అయిన తర్వాత హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టుకి రావాలని చెప్పేసి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఒక కేసు కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్టులో కేసు లేవు. ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్లో కూడా అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. కింద మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు నుంచి ప్రాసెస్ అయ్యి ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టుకి వెళ్ళాలని చెప్పి దానికి ఫాలో అయ్యారు కొద్దిగా. కాబట్టి అందులో కేసులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. కాబట్టి హ్యూమన్ రైట్స్ కేసు ఒకటి కూడా లేదు. నేను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కేసు రిప్రజెంటేటివ్ పనిచేసేటప్పుడు ఒకే ఒక కేసు ఇది ఎందుకు ఉందంటే ఏమో తెలియదు అన్న చూస్తే అది ప్రాసెస్ అది రాలేదు. నుంచి మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు నుంచి వచ్చింది కాదు. కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ కాదు. నేను క్లోజ్ చేశాను.
మనకు చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ జరిగేది న్యాయం చాలా తక్కువ అని మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మీరు ఇటువంటి మీటింగ్లు ఎక్కడన్నా డోర్లో పెట్టినప్పుడు సైన్కి తీసుకోవాలి, 1 day ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మంచి స్పీకర్ని పెట్టి అవగాహన కల్పించుకోవడం ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా ముఖ్యం. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు భారత రాజ్యాంగాన్ని లేకుండా చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో పనిచేస్తున్నాయి. అది సాధ్యం కాదు కానీ అదే జరిగితే ప్రాణత్యాగం చేయడానికి చాలా మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో. ప్రాణత్యాగం చేసేనా ఆపుతారు. కాబట్టి ఆ ధైర్యం అక్కర్లేదు. ఏదో చిన్నగా ఊపు తీసుకుంటాం ప్రయత్నిస్తుంటారు తప్ప భారత రాజ్యాంగాన్ని కలిపే దమ్ము సత్తా ఎవరికి లేదని మా ప్రగాఢ విశ్వాసం. అటువంటి పరిస్థితి వస్తే మనందరం కూడా ఏకమై దాన్ని ఎదిరించే సత్తా మనందరికీ ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయంలో ఆలోచించవలసిన పెద్దగా లేదు. కాబట్టి హ్యూమన్ రైట్స్ మన దేశంలో అమలు అవ్వట్లేదు అనేది अभी जो साहब बात करे हैं कि హ్యూమన్ రైట్స్ లో ఏం కేసు లేదు. 12 సంవత్సరం ముందు రవీంద్ర భారతిలో నేను మీటింగ్ పెట్టాను. ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్ డే 10 డిసెంబర్కి పెట్టినప్పుడు ఈ ఇస్మాయిల్ సాబ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్, ఈ ఇస్మాయిల్ సాబ్కి మనం పిలిచినాము. వచ్చినాక ఏం చెప్పారంటే, ముల్లా సాబ్ మీరు ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ పెట్టేప్పటి నుంచి కొన్ని కేసులు నా దగ్గర వచ్చినాయి, మీ తరఫున వచ్చినాయి. అంటే ఏంటి సార్ అన్న, లే మీకోసం కొంచెం ఎంక్వైరీ కూడా జరిగింది. ఎంక్వైరీలో మేము హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లో ఉండి జడ్జిగా ఉండి చైర్మన్గా ఉండి ఎవరైనా ఏపీ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉండేప్పుడు మాట ఎవరైనా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లో రావాలంటే దూరం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వస్తారు, మన దగ్గర ఫైల్ ఫిలప్ చేస్తారు, ఇక్కడ రిపోర్ట్ రాసి ఇస్తారు. మేము వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం నాకు తెలుసా అన్నాను. ఏం సార్ మీరు జడ్జిమెంట్ చేస్తారు కదా సార్? లేదు, టైం ఇస్తామయ్యా. కానీ మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కడైనా మీ టీం పోయి అప్పుడే వాళ్ళకి న్యాయం చేసి వాళ్ళ కలిపి ఏదో చేసి వాళ్ళ పని చేసి పంపిస్తా ఉన్నారు. మీరు గ్రేట్ అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పే వచ్చింది కాబట్టి నేను ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను సార్. స్టోరీ Thank you so much. Honor and wrap a shawl to our Ganaja Muttuguru Garu sir, ma'am. Sri Nimma Narayan Garu, former district judge, and Garu give first district and session judge Suryapet to honor our chairman and founder Mohammad Shah Sheikh with shawl and memento. Thank you sir, and I am requesting to again my prestigious and my Ustad Khan Sahib Basha Nawaz Khan, the 3 judges to honor my founder and chairman Mohammad Shah Sheikh. दिमाग खराब हुआ तो सुनते नहीं. भाई Please give a big round of applause.
और अंदर में जाके अली भाई अंदर में जाके पीछे पीछे अंदर में ये दोनों को नाराज हो जाएगी। Now I would like to call law students. Muhammad Ibrahim Ali Khan. इधर देखिए इधर ओके